मैं आग्रह करना चाहूँगा हमारी टीम से कि सर अपनी बात आपके बीच व्यक्त करें। उसके पहले हमारी पार्टी का इलेक्शन एंथम सर लोकार्पित करेंगे, तो 2 मिनट का समय आप हमें उसके लिए भी दिए जाने की इजाज़त दीजिएगा। Called anthem. They're calling it anthem. State election. पार्टी गीत वैसे तो पार्टी चुनाव गीत होना चाहिए। चुनाव This is the First election slogan we are using. no, it's the first film. Maybe this is the first film. चुनाव प्रचार का पहला पहला है। हाँ। उसके बाद तो हम एड्स निकालेंगे छोटे-छोटे। चुनाव प्रचार का पहला फिल्म। एक सर हमने जन आक्रोश यात्रा की थी, उसका अलग निकला था, पर वो अलग चीज़ थी। वो भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन था। Can we say that this is पहला चुनाव प्रचार गीत। चुनाव प्रचार के लिए पहला फिल्म? Khargone was before Khandwa? Sir, I'm not very sure. से शादी से पूछिए। सर खरगोन पहले था ना, खंडवा बाद में था। पहले सर अपना खंडवा था सर, पहले खंडवा सर। So we've made a video. We are calling Supermark, and they are calling us corruption man. I like this beat. They're releasing it in the media and all. मैं परम आदरणीय सर से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने विचार आपके समक्ष रखें। माननीय जयराम रमेश सर। नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार। अभी अभी आपने देखा है हमारे चुनाव प्रचार के लिए जो फिल्म बनाया गया है, अभी आपने देखा। मैं आपके सामने
बाल कुपोषण में, ये मेरे आंकड़े नहीं है, कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़े हैं। बाल कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 में। तो अगर आप ये सवाल पूछें कि पिछले 20 सालों में 18 साल बीजेपी की सरकार रही है, मध्य प्रदेश की जनता को क्या मिला है? घोटाले मिले हैं, महिलाओं पर अत्याचार मिले हैं, आदिवासियों पर अत्याचार मिले हैं, शिक्षा में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिला है, और जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो बहुत घबराहट होने वाली स्थिति है। तो 20 साल बाद एक बार फिर मैं समझता हूं अभी वक्त आ गया है। हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी को जनादेश मिला था, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें बहुमत दी थी, पर 2 साल बाद हमारी सरकार गिरी, राज्य सरकार गिरी। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोविड महामारी के समय लॉकडाउन को सही वक्त पर नहीं लागू किया गया और 10 दिन दिया गया लॉकडाउन को, ताकि हमारी सरकार भोपाल में, मध्य प्रदेश में गिरे। तो एक साजिश था, गद्दारों की कमी नहीं थी और हमारी सरकार गिरी। पर जो त्रस्त है मध्य प्रदेश की जनता, 18 साल बीजेपी की सरकार, और जो मैंने हकीकत आपको बताया है उससे पीड़ित है। और मैं समझता हूं और कई लोगों का मानना है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी को 2018 के तुलना में और भी स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के चुनाव से हमारे राजनीतिक शब्दकोश में एक नया शब्द शामिल किया है, वो है गारंटी। अभी हम गारंटी की बात करते हैं। कर्नाटक में हमने 6 गारंटी का वादा किया था और कर्नाटक सरकार बनने के 15 या 20 दिन के अंदर कैबिनेट बैठक हुई और 6 से 6 गारंटी लागू होने लगे। हिमाचल प्रदेश में हमने गारंटी की बात की थी, वहां भी गारंटी लागू हुए। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी हमने कई गारंटी की घोषणा की है। 12 प्रमुख गारंटी हमने अभी तक इसकी घोषणा हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, कमलनाथ जी इन गारंटियों के बारे में काफी विस्तार से बात किया है। ये प्रमुख गारंटी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए। और मैं सारे 12 गारंटी नहीं गिनाऊंगा, पर जो 4 या 5 मुख्य गारंटी है जो हमने दूसरे राज्यों में करके दिखाया है, उसी का मैं जिक्र करूंगा। क्योंकि कहना तो आसान है, पर कर दिखाना असली बात तो वो है। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। वादे तो सभी करते हैं, पर हमने गारंटी का वादा किया था, गारंटी कहा था और हमने कर दिखाया है। और मध्य प्रदेश में भी ये 4 या 5 प्रमुख गारंटी का मैं जिक्र करूंगा। पहले तो महिलाओं के लिए जो हमने गारंटी किया है कि गैस सिलेंडर 500 रुपया होगा, ये गारंटी है। ये गारंटी हमने अन्य राज्यों में भी किया है और करके दिखाया है। और यहाँ भी हमने गारंटी दी है कि पहले जनवरी 2024 से गैस सिलेंडर 500 रुपया होगा
और महिलाओं के खाते में सीधा 1500 रुपया जमा होगा। ये पहले जनवरी 2024 से लागू होगा। दूसरी बात जो हमने कहा है किसानों के बारे में, ये खास महत्व रखता है मध्य प्रदेश में। जो एमएसपी की बात की है, एमएसपी का गारंटी हमने दिया है। गेहूं के लिए 2600 प्रति क्विंटल और धान के लिए 2500 प्रति क्विंटल, जो कांग्रेस के कार्यकाल में 3000 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा किसानों के लिए। और जो 2018 का वादा था, जो कमलनाथ जी सरकार ने शुरुआत की थी पूरे करने के लिए, जो 2 लाख रुपए तक कर्जा माफ का वादा था किसानों के लिए, वो फिर से लागू होगा ताकि सभी किसान का कर्जा माफ हो 2 लाख रुपए तक। एमएसपी, सरकारें तो एमएसपी घोषणा करती हैं, पर एमएसपी के मूल्य पर ही खरीद होना, वो गारंटी देना अलग बात है। मिसाल के तौर से मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर एमएसपी की घोषणा हुई है, पर बाजार में जो किसान को क्यों मूल्य मिलता है सोयाबीन का, वो एमएसपी से भी कम है। और उसका एक कारण यह है कि मोदी सरकार की आयात की नीति, उस आयात की नीति पर उदारीकरण हुआ है और हम बाहर के देश से तेल खरीद रहे हैं, और उसका असर हमारे सोयाबीन किसानों पर, खास तौर से मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों पर पड़ रहा। तो किसानों को लेकर ये मुख्य गारंटी है। बिजली को लेकर हमने गारंटी दी है कि 100 यूनिट पर मुफ्त बिजली दिया जाएगा परिवारों को, और 100 से 200 यूनिट तक बिल जो भी है उसका आधा किया जाएगा। पर पहले 100 यूनिट के लिए बिजली मुफ्त दिया जाएगा। एक जमाने में प्रधानमंत्री इसको रेवड़ी कहते थे, आजकल रेवड़ी का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। अगर आपने छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र पढ़ा होगा तो ये तो रेवड़ी ही रेवड़ी है, और वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। पर जब कांग्रेस वादा करती है तब कहते हैं ये रेवड़ी है। तो अभी रेवड़ी अभी इतिहास हो गया है, रेवड़ी का शब्द उनके मुंह से नहीं निकलेगा। चौथी बात, जो सरकारी कर्मचारी हैं, काफी तादाद में है मध्य प्रदेश में, लाखों सरकारी कर्मचारी हैं जो अवकाश प्राप्त हैं, रिटायर्ड हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा। ये मांग भारत जोड़ो यात्रा के समय भी आया था। राहुल जी से रोज लोग मिला करते थे और ओपीएस की मांग करते थे, और तब भी राहुल जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी हम ओपीएस लागू करेंगे। हिमाचल में लागू हुआ है, राजस्थान में लागू हुआ है, और मध्य प्रदेश में भी लागू होगा ओल्ड पेंशन स्कीम। हमारी कड़ी आलोचना हुई, मोदी सरकार और वित्त मंत्री ने हमारी कड़ी आलोचना की, पर असली बात यह है कि केंद्र सरकार भी अभी मजबूर हो गई है कि न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है। अभी वो न्यू पेंशन स्कीम की बात नहीं करती है, वो कहते हैं मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, ये हम बदलेंगे। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम, जो वादा राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय कई संगठनों को किया था, मुझे याद है कुछ 9-10 बैठकें हुई थी इस दौरान, 13 दिन के दौरान, और सभी में एक ही मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। तो इसकी गारंटी भी हमारे वचन पत्र में, हमारे नेताओं के भाषण में दिया गया है। युवाओं को लेकर 3-4 बड़े गारंटियां हैं। एक तो मध्य प्रदेश में करीब 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है। रजिस्टर्ड बेरोजगार, ऐसे तो
जो पंजीकृत नहीं है उसकी संख्या और भी ज़्यादा होगी, पर जो रजिस्टर्ड हैं करीब 40 लाख हैं। और हमने ये वादा किया है कि 3,000 रुपया प्रति माह अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता दिया जाएगा इन युवकों को। और जो स्कूल है इसमें छात्रवृत्ति जो है वो बढ़ाई जाएगी। जो 500 रुपया है उसको 1500 रुपया किया जाएगा। और शिक्षा में जो सुधार लाने की जरूरत है वो जरूर वो लाया जाएगा, क्योंकि शिक्षा के बिना युवकों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसीलिए युवाओं के लिए खास तौर से शिक्षा पर ये गारंटी का ध्यान दिया गया है। 2 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। जो अभी जो 2 लाख सरकारी पोस्ट है जो वेकेंट है उसको भरा जाएगा, भर्ती होगा। और जो बैकलॉग है वो 1 या 1.5 साल के अंदर उसको खत्म किया जाएगा। तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, परिवारों के लिए, किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए मैं खास ये कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय 2006 में वन अधिकार अधिनियम बनाया गया था। और वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों को और जो वन क्षेत्र में रहते हैं उनको पट्टे देने का प्रावधान किया गया, व्यक्तिगत पट्टे और सामूहिक पट्टे। पर अफसोस की बात है कि मध्य प्रदेश में करीब 3,22,000 पट्टे निरस्त हुआ है। ये आदिवासियों का हक है, कानूनी हक है। 2006 में कानून बनाया गया था, पर मध्य प्रदेश में ही 3,22,000 पट्टे निरस्त हुए हैं, इनकार किया गया है। और जो आदिवासियों का हक बनता है उनको दिया नहीं गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण का दाम नहीं बढ़ा है, उसके बारे में हमने गारंटी दिया है कि प्रति बैग 4,000 रुपया तेंदुपत्ता संग्रहण का दाम दिया जाएगा। और एक और बहुत बड़ा गारंटी जो हमने राजस्थान में करके दिखाया है वो अभी हम मध्य प्रदेश में हमने गारंटी दी है कि स्वास्थ्य बीमा 25 लाख तक सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल 25 लाख तक किसी को खर्च करने की जरूरत नहीं होगी इलाज के लिए। ये राजस्थान में लागू हुआ है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। और उसी के तहत, उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी हमने ये वादा किया है कि 25 लाख रुपया इंश्योरेंस सरकार की ओर से जिम्मेदारी होगी, ताकि व्यक्ति को अपने इलाज के लिए ये खर्च नहीं करना होगा। तो ये थे हमारे प्रमुख गारंटी। पर बात सिर्फ गारंटी का नहीं है, बात ये है कि ये गारंटी हमने अलग राज्यों में, अन्य राज्यों में किया है, इंप्लीमेंट किया है, इसका क्रियान्वयन हुआ है। और उसी के आधार पर, उसी के अनुभव पर हम मध्य प्रदेश में ये गारंटी दे रहे हैं। ऐसे तो विस्तार से आपने देखा होगा, किसान को लेकर, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, कर्मचारियों के लिए, आम परिवार के लिए ये जो हमारे प्रमुख गारंटी है, इसको अभी हमने कई दिन पहले ही निकाला था और हमारा वचन पत्र भी हमने निकाला है, जिसमें ये सब गारंटी विस्तार रूप से दिए गए हैं।
अंत में यही कहूंगा कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में मध्य प्रदेश से संबंधित मुद्दों के आधार पर ही लड़ रही है, पर एक दो बातें, राष्ट्रीय बातें आती हैं। अभी अभी मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की है कल कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 5 साल लागू होगा। इसका माने क्या है? इसका माने ये है कि आर्थिक पीड़ा बरकरार है। इसका माने ये है गरीबी, खास तौर से 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद जल्दबाजी और जो आर्थिक नीतियां मोदी सरकार ने अपनाई है, जिससे आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, उसका नतीजा ये है कि जो आवश्यक वस्तु हैं, एक तरफ इन्फ्लेशन रेट की बात करते हैं, पर जो आवश्यक वस्तुओं के दाम जो है वो इतनी भारी मात्रा में बढ़े हैं कि लोग सह नहीं पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल और लागू करेंगे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या, मैं आपको बता दूं। सितंबर 2013 को पार्लियामेंट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया था। उन्होंने कई खत लिखे प्रधानमंत्री को, ये खाद्य सुरक्षा कानून की क्या जरूरत है, ये हमारे समाज पर एक कलंक है। क्या क्या शब्द ने इस्तेमाल किया। वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कोविड के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रीब्रांडिंग हुआ। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री रीब्रांडिंग में माहिर हैं, उस्ताद हैं। कई कार्यक्रमों को रीब्रांड कर देते हैं। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत बना दिया। यू टर्न तो करते हैं, जीएसटी का विरोध किया, जीएसटी के वकील बन गए। महात्मा गांधी नरेगा की खूब आलोचना की, पर आज महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून का वो पूजा करते हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री कल कहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो रीब्रांडेड है उसको हम और 5 साल लागू करेंगे। ये आर्थिक पीड़ा नहीं दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? पर जैसा कि मैंने कहा, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के लिए चुनाव है। जब राष्ट्रीय चुनाव का समय आएगा, मोदी सरकार की नीतियों पर और जिक्र होगा। जिस तरीके से मोदी सरकार की आर्थिक नीति हमारे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रहा है, जिससे हमारे दलितों, आदिवासी और वंचित वर्गों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, एक देश बेचो अभियान चला रहे हैं प्रधानमंत्री, और वो भी अपने खास दोस्त के लिए बेच रहे हैं और कोई नहीं खरीद रहा है, सिर्फ एक ही दोस्त खरीद रहा है। सभी हवाई अड्डे वही दोस्त खरीद रहे हैं, सभी बंदरगाह वही दोस्त खरीद रहे हैं, इस्पात के कारखाने बेचा जा रहा है। तो ये सब मोदी सरकार की नीति है। इसका असर राज्य सरकारों में भी पड़ता है। राज्य सरकार, जैसा कि मैंने कहा, मध्य प्रदेश पर जो उदारीकरण हुआ है, तेल की, एडिबल ऑयल का जो इंपोर्ट होता है, उसमें जो खोल दिया गया है दरवाजा कि मुफ्त उदार तरीके से आप बाहर देशों से खरीदो, वो मध्य प्रदेश के किसानों पर उसका नकारात्मक असर हुआ है। तो साथियों, यही मैं कहना चाहता था कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास है कि 3 दिसंबर को जब नतीजा निकलेगा, आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जनता
18 साल बीजेपी की सरकार से तंग आकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को जनादेश देगी और इस बार कांग्रेस सरकार 5 साल जरूर चलेगी, क्योंकि जो गद्दार थे वो हमसे निकल गए। हाँ जी, एक मिनट, मैं सभी का सवाल जवाब दूंगा, पर कृपया करके एक एक करके। तमाम न्यूज सर्वे में आया है कि पूरे भारत में 4 राज्यों में आपकी सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में भी बदलाव की लहर है, जनता त्रस्त है और आपकी सरकार बना रही है। तो आप ये बताएं कि 120, 140 या 180 सीट कितनी आ रही है आपकी? मैं सीटों में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश की राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है और जिस तरीके से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया, उसका नतीजा आपको कर्नाटका में देखने को मिला और ये 5 राज्यों में भी देखने को मिलेगा। एक एक करके आपके पास आए। मैं आऊंगा एक एक करके। सर, जो गारंटी पेश की हिमाचल प्रदेश में वो पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस पार्टी, पूरी नहीं कर पाई ना युवाओं के लिए। हिमाचल प्रदेश में एक अभूतपूर्व बाढ़ आया, कई महीने तक बाढ़ से निपटे सरकार। आज तक ये केंद्र सरकार, ये पार्टी जिसके अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के हैं, ये पार्टी जिसके सूचना और प्रसारण मंत्री हिमाचल के हैं, उन्होंने ये नहीं उचित समझा कि इसको एक राष्ट्रीय दुर्घटना या राष्ट्रीय आपदा घोषणा करें। जब भी ये आपदा देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस आता है कई राज्यों में, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें, केंद्र सरकार हमेशा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषणा करती है ताकि पर्याप्त मात्रा में सहायता पहुंचा सके। आज तक मैं खुद हिमाचल गया हूं कुछ पिछले दिन पहले, आज तक आपको देखने को मिल रहा है बाढ़ का क्या असर है। और केंद्र सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राज्य सरकारों की मांग को उन्होंने सुना ही नहीं। और इस चीज से जुड़ा हुआ है कि महाकाल को लेकर घोटाला किसने किया? महादेव के बात करने वाले महाकाल का घोटाला किसने किया? देखिए, इस चुनाव में खास तौर से छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में हम न केवल बीजेपी से लड़ रहे हैं, पर बीजेपी के जो 2 घोड़े हैं, एक ईडी और एक सीबीआई, उनसे भी हम लड़ रहे हैं। ये मोदी अस्त्र है, ये मोदी अस्त्र है ईडी और सीबीआई। और ये जो छत्तीसगढ़ में खास तौर से भोकलाई हुई है बीजेपी, घबराहट में है, परेशानी में है। और 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस ऐप के ऊपर, और ये जो 2 व्यक्ति हैं, एक उप्पल और दूसरा चंद्राकर, जो दुबई में है, उनको गिरफ्तार किया जाए। सरकार ने क्या किया? ऑनलाइन बेटिंग पर 28% जीएसटी लगाया ताकि वो लीगल बन जाए, गैर कानूनी नहीं है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की मांग बीजेपी के एमपी महुआ मित्रा के पीछे पड़े हुए हैं, दुबई में
किसी को पासवर्ड दे दिया। दुबई में ये महादेव ऐप के 2 लोग दुबई में हैं, उनको आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते? दुबई के साथ आपके इतने अच्छे संबंध हैं। तो ये सब राजनीतिक साजिश है और आप देखते रहेंगे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का पूरा दुरुपयोग होगा। सर, इसी से जुड़ा सवाल है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि बोल कौन रहा है, कहाँ से? हाँ जी, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सट्टे के जरिए सत्ता चाहते हैं। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? सट्टा बैटिंग के जरिए सत्ता चाह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, इसका जवाब दे दिया। मैंने जवाब दे दिया है। 28 अगस्त 2000, देखिए मार्च 2022 से छत्तीसगढ़ सरकार ने करीब 72 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन्होंने अरेस्ट भी किया है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में। और 3 महीने पहले मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मांग की है कि इस ऐप पर प्रतिबंध लगना चाहिए और ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, अनुराग ठाकुर की सरकार मौन व्रत लिए हुए है। यहाँ बीजेपी के प्रभारी पर्यावरण मंत्री हैं, मौजूदा जो पर्यावरण मंत्री हैं, जो मैं कहूँगा तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। जिस तरीके से पिछले 10 सालों में 2014 के बाद पर्यावरण के से संबंधित कानूनों को कमजोर किया गया है, पर्यावरण के कानून को लागू करने वाले संस्थाओं को कमजोर किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्वास रखते हैं। ये पर्यावरण मंत्री, अभी पर्यावरण की सुरक्षा की चिंता नहीं है उनको। पर्यावरण मंत्री सिर्फ कितने मैंने प्रोजेक्ट क्लियर किए हैं, कितने कोयले के माइन को मैंने अनुमति दी है, कितने फैक्ट्री चल रहा है, ये पर्यावरण मंत्री का काम नहीं है। पर्यावरण मंत्री का काम है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण से संबंधित कानूनों को लागू करना। और पिछले 10 साल में जो कानून बने थे, सारे के सारे पर्यावरण से संबंधित कानून एक व्यक्ति के कार्यकाल में था, और वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1972 में वाटर पोल्यूशन एक्ट बना, 1980 में वन संरक्षण कानून बना, 1981 में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना। सारे के सारा कानून उनके समय बने। अभी देखिए क्या हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो संशोधन किया गया है, खास तौर से आदिवासियों पर इसका जो दुरअसर होगा आप देखते जाइए, और खास तौर से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। जयराम जी, एक यू डिसाइड। नहीं, आप बोलिए, एक एक करके माइक ले लीजिए। हेलो सर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर और सनातन फिर से छाया हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस की क्या कहेंगे आप? मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसके नाम में 2 राम है, 2 राम है, जयराम, रामेश। ऐसे व्यक्ति से आप ये सवाल कर रहे हैं, आपको जवाब मिल गया होगा। रमेश कुमार जी, अभी क्या है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आपने 6 गारंटी बताई कि मैं जनता के बीच में 6 गारंटी कांग्रेस देके जा रही है, लेकिन आज उनके केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जब जनता के बीच में जाती है झूठा वादा करती है, छल कपट करके और सत्ता में आ जाती है, लेकिन फिर जनता का वादा नहीं करती। मैं आपको कह रहा हूं, कर्नाटका में आप देखिए, हमने 6 गारंटी का वादा किया था, 6 से 6 गारंटी लागू हुए हैं। और हमारी आलोचना की गई
कि ये रेवड़ी है, और वही रेवड़ी को आज गले मिला रहे हैं प्रधानमंत्री। तो हमने गारंटी दी है, और जो 12 प्रमुख गारंटी हमने मध्य प्रदेश की जनता को दी है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आदिवासी और दलितों के लिए, हम पूरा कर ही रहेंगे। और पहले तारीख नव वर्ष, पहले तारीख 2024 से ही गैस सिलेंडर और ये जो डायरेक्टली 1500 रुपया महिला के खाते में जाएगा, वो 1 जनवरी 2024 से ही शुरू होगा। जनाब रमेश जी, मैं आपको बता दूं कि जनाब रमेश जी, हाँ जी। आप जिस तरीके से गारंटीज बता रहे हैं कि 1 जनवरी से आप सारी गारंटी लागू कर देंगे, ऑलरेडी मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है, आप किस तरीके से सारी गारंटीज को लागू करेंगे और जनता आपको कैसे विश्वास करेगी? जनादेश मिलेगा 3 दिसंबर को, हमारी सरकार बनेगी और 1 तारीख जनवरी 2024 से गारंटी लागू होने लगेगा। आप देखते जाइए। यही सवाल मुझे बेंगलोर में बार बार लोगों ने कहा, आप बिजली की गारंटी दे रहे हैं, महिलाओं को आप डायरेक्ट ट्रांसफर दोगे, एलपीजी सिलेंडर की आप बोल रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के बारे में आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 5 किलो, आप 10 किलो देंगे। मैंने कहा आप इंतजार कीजिए, वक्त दीजिए, सरकार को बनने दीजिए। 1 महीने के अंदर आप देखते जाइए क्या कदम लिए जाएंगे केंद्र राज्य सरकार से। As you mentioned that the MP is number 1 in scams, what government is going to do to rectify all those things? स्कैम फ्री सरकार देना हमारा हक बनता है ना। The scams which have already occurred in the state, are you going to take any action against them? नहीं, बिल्कुल। इस पर मिश्रा जी बताइए, जानकारी आपके पास होगी कि हर एक स्कैम में क्या कार्रवाई हमें करनी बाकी है, तो बताइए इनको। हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी आपसे करीब 5 बार चर्चा के दौरान ये कह चुके हैं कि अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है। यह अपने आप में सबसे बड़ी गारंटी है कि 2024 में जो सो कॉल्ड भ्रष्ट जिन्हें हम कह रहे हैं वो नहीं मान रहे, वो लोग जेलों के शीर्षे में होंगे। ये तो मैं मेरे नेशनल बॉस के सामने सवाल खा के कहता हूं कि मैं खुद उनके खिलाफ सवाल करूंगा। जयराम जी, हाँ जयराम जी, इधर से सवाल है। जयराम जी, विपक्ष आज पूरी तरह से आपका आरोप रहता है कि विपक्ष सीबीआई, ईडी, सरकार इनका इस्तेमाल करती है और दुरुपयोग कर रही है। क्या आप सीबीआई और ईडी जैसी जो एजेंसियां हैं, क्या कांग्रेस और विपक्ष दोनों क्या इनकी स्वायत्तता के समर्थन में है कि ये स्वायत्त होना चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग पर जो कानून है, अधिनियम है, इस पर मोदी सरकार के समय संशोधन किया गया था। इस संशोधन, अगर हमें केंद्र सरकार में जनादेश मिलेगा, हम जरूर जो मौजूदा अधिनियम है उसमें संशोधन लाएंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी समीक्षा के लिए हमने एक पिटीशन भी फाइल किया है। पर जो असली बात जो आपने पूछा है कि जो कानून है जिसमें संशोधन किया गया था, उसमें जरूर हम उसको बदलेंगे। और जो सीबीआई और ईडी जैसी या इनकम टैक्स जैसी संस्था है, उसको एक सरकारी तौर से इनका दुरुपयोग करना बिल्कुल गलत है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और आज मैं कह सकता हूं, हमारे पिछले 70 सालों में ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जिसने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को राजनीतिक प्रतिशोध का एक हथियार बना दिया है। भयंकर तरीके से चुनाव आते हैं और नेताओं, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस जारी होता है, ईडी इंक्वायरी शुरू होती है, सीबीआई छोड़ा जाता है, इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। ये कभी नहीं देखने को मिला है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सीबीआई
ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं। ये स्वतंत्र संस्थान नहीं रहे हैं। और जो कोई संवैधानिक संस्था है उसको बीजेपी सरकार ने अपने राजनीतिक मकसद के लिए उसका दुरुपयोग किया। किसी भी राजनीतिक संस्था देखिए, चुनाव आयोग है, सीएजी है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका हम राजनीतिक विरोध करेंगे। और मैं कहूंगा कि जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता, हालांकि अब तक प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान पर ईडी और सीबीआई नहीं लगाया है, पर उन्हीं की पार्टी की सरकार है, पर मन में होगा, कुछ हुआ होगा, कभी मैं लगा दूं पर लगाया नहीं होगा। पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसका जवाब जनता देगी 3 दिसंबर को। सर, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव को देखा हमने किस तरह से बयानबाजी की कांग्रेस को लेकर, उधर नीतीश कुमार को सुना, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कुछ न कुछ कहती है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 27 या 28 पार्टी ने इंडिया गठबंधन का निर्णय लिया। अभी हम व्यस्त हो गए 5 राज्यों के चुनाव में, और जैसा कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, जब भी ये चुनाव प्रचार खत्म होगा 28 तारीख को, उसके बाद फिर से हम लग जाएंगे। पर एक चीज आप याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। लोग अलग अलग स्वरों में बोलते हैं। इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की शहनाई बजाती है, बीजेपी एक तंत्र का तोप चलाती है, यही फर्क है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचार हैं, बोलते रहेंगे, बोलेंगे। कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कि आप एक ही स्वर में बोलो, एक ही राग में गाओ, एक ही रास्ते पर चलो। अलग अलग पार्टियां हैं, एक आम सहमति बनाएं। हमारे सर्वसम्मति और आम सहमति के बीच में बहुत फर्क है। पूछना है अभी हमारे अलायंस, हमारे इंडिया अलायंस में एक आम सहमति बनाई जाती है। नहीं, अब आ जाएंगे। कई लोगों में अलग विचार होंगे, तो ठीक है, मैंने भी पढ़ा है ये बयान, पर खड़गे जी का बयान देखिए, आज आया है सभी अखबारों में। उन्होंने नीतीश कुमार जी से बात की है और उन्होंने कहा है कि चुनाव प्रचार के बाद फिर से हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लग जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमने पहले ही एक टैगलाइन दिया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जयराम जी आपने पर्यावरण मंत्रालय को लेकर पर्यावरण जयराम जी, आपने पर्यावरण मंत्रालय को लेकर आपका जो पूर्व विभाग था, जब कमलनाथ जी पर्यावरण मंत्री थे, आपने उनके साथ काम किया। आप भोपाल आए थे लगभग 7-8 साल पहले, तो हम कुछ पत्रकारों के साथ आपने बातचीत में कहा था कि सरकार में रह के हमको क्या करना ये कमलनाथ जी को पूरा मालूम रहता था, लेकिन विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं ये भी मालूम रहता था। उनकी हलचल, उनकी गतिविधियां आपको जानकारी में रहती थी। तो इस बार चूंकि अब आप विपक्ष में हैं, वो सरकार में, तो उनकी क्या क्या गतिविधियां चल रही है और उनके यहाँ पर किस तरह का कामकाज चल रहा है? कौन काम कर रहे हैं? सब कह रहे हैं कि अब सत्ता जिनके पास है उनके यहाँ क्या काम चल रहा है, उसकी भी आपको जानकारी है तो कुछ बताइए। नहीं, जानकारी तो है और मैं इस जानकारी के आधार पर ही आलोचना कर रहा हूँ। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि पर्यावरण से संबंधित कानूनों को कमजोर किया गया है, वो जानकारी के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। शुक्रिया। ठीक था, बहुत अच्छा था सर। अब वो सबसे